हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी के कुछ रूल्स के बारे में, यानी कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, इसको हम पता कैसे करते हैं। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स को पकड़ने के लिए दो रूल्स हम यूज करते हैं। हक्कल्स रूल, जो कि काफी फेमस है, एंड क्रेग्स रूल। नाउ जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में काफी बच्चों को मेरे पास मैसेजेस आए कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन एक बार आप बता दीजिए। तो देखो, ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड एसाइक्लिक हो सकते हैं, ओपन चेन हो सकते हैं, एलिफेटिक हो सकते हैं, यानी ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाउंड हम इनको कहते हैं। अभी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, यानी वो स्ट्रेट चेन में ब्रांचिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्रांच हो सकता है, लेकिन फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन अगर कोई साइकिल नहीं बन रही है, कहीं पे कोई क्लोज रिंग नहीं बन रही है, हम उसे असाइक्लिक या ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास निकल के आता है साइक्लिक कंपाउंड। सी देखिए, साइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन मिल के एक जॉइंट हो जाते हैं, जहाँ पे दो कार्बन जुड़ जाते हैं, एक रिंग बन जाती है। अब साइक्लिक कंपाउंड भी दो तरीके के हो सकते हैं, वो होमोसाइक्लिक हो सकता है या हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है। होमोसाइक्लिक मतलब वो कंपाउंड, वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई और प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे बेंजीन रिंग एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, यहाँ पे कार्बन 6 कार्बन होते हैं जो इस तरीके से साइकिल में प्रेजेंट होते हैं, और दैट्स ऑल। अब इसके अलावा बाकी आप यहाँ पे बाकी सब जगह आप देख लीजिएगा, तो ये अगर मैं यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन बनाऊँ, बाकी सब जगह इसके साथ एक एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है होमोसाइक्लिक कंपाउंड समझाने के लिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर साइकिल में एक कार्बन की जगह कोई दूसरा कंपाउंड आके, कोई दूसरा एलिमेंट आके बैठ जाता है। नॉर्मली अगर ये देखा जाता है कि जो दूसरा कंपाउंड, दूसरा एलिमेंट जो होता है, या तो कार्बन के अलावा अगर कुछ होगा, या तो वो नाइट्रोजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या वो ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे कॉमन एलिमेंट्स देखे जाते हैं जब भी आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करोगे। इवन आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने भी वाले, आपको पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर भी होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे कॉमनली फाउंड होते हैं। इसके अलावा सल्फर हो सकता है। ये तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, हम उनको देखने वाले नहीं है, बट ये तीन सबसे कॉमनली एलिमेंट होते हैं जो कार्बन की साइकिल को डिसरप्ट करते हैं, वहां पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कार्बन था, अगर उस कार्बन को हटा के वहां नाइट्रोजन को डाल दिया जाए, मैं ब्रांचिंग या फंक्शनलाइज की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, ये कार्बन के साथ अगर यहाँ कार्बन 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 की चेन अगर आप इस तरीके से बनाते हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुमने एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे नाइट्रोजन NO2 लगा दिया, अब ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। नहीं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है वो साइकिल के बीच में नहीं आ रहा। आपका जो हेट्रो एटम होगा, हेट्रो का मतलब था अलग से कोई एटम, अगर वो साइकिल के बीच में आता तो ये हम उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का डेफिनेशन, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पेरिडीन दिया हुआ है। अब होमोसाइक्लिक यानी सिंगल, जहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो, वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। वो हो सकता है एलिसाइक्लिक हो, जहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स प्रेजेंट हो आपके पास, या हो सकता है वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो। कॉन्जुगेशन का मतलब आप लोग समझते हो ना, सिंगल डबल का जो ऑल्टरनेटिव रिपीटिंग पैटर्न हो वो प्रेजेंट हो। तो एलिसाइक्लिक जहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, नॉर्मल साइकिल बन जाए, दैट्स इट। और एरोमेटिक जहाँ पे कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट है, वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है वो बेंजेनॉइड कंपाउंड हो सकता है वो नॉन बेंजेनॉइड हो। मतलब अगर बेंजीन रिंग, मल्टीपल बेंजीन रिंग्स हैं, हम उसे कहेंगे कि वो बेंजेनॉइड कंपाउंड है। और वो हो सकता है नॉन। अब देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, होमोसाइक्लिक को सिर्फ एरोमेटिक में क्लासीफाई करना बहुत गलत चीज होगी। होमोसाइक्लिक को तुम क्लासीफाई कर सकते हो, या तो वो एलिसाइक्लिक होगा, या तो वो एरोमेटिक होगा, या तो वो एरोमेटिक होगा, या तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा, या तो वो तीसरा हो सकता है एंटी एरोमेटिक होगा। डायरेक्ट एरोमेटिक लेना और उसमें बेंजोइड नॉन बेंजोइड करना, ये इनकम्प्लीट होगा। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, होमोसाइक्लिक कैन बी एलिसाइक्लिक और इट कैन बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यही तो हमें पढ़ना है एरोमेटिसिटी के बारे में। हम सिर्फ डायरेक्ट क्लासीफाई एरोमेटिक पे नहीं जा सकते। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी आइदर अ बेंजेनॉइड कंपाउंड, बेंजेनॉइड कंपाउंड, और आइदर इट कैन बी अ नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। ऐसे हम इसको क्लासीफाई, तो बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड आप एरोमेटिसिटी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड में, बट वहाँ नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी आने चाहिए। तो ये इनकम्प्लीट है, आप चाहो तो इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। हेट्रोसाइक्लिक भी दो टाइप का हो सकता है एलिसाइक्लिक हो, जहाँ पे कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम इन्वॉल्व ना हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है साइकिल में कार्बन की जगह, बट कोई डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन नहीं है। एरोमेटिक हो सकता है, देखो फिर से वही बात आ गई, अब जरूरी नहीं डायरेक्ट वो एरोमेटिक होगा, वो नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक हो सकता है। हम डायरेक्ट सिर्फ यहाँ एरोमेटिक लिख देते हैं। वो हेट्रोसाइक्लिक है,
वहां पे कार्बन की जगह कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इन सारी चीजों में जब हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है ये पहचानने के लिए हमारे पास एक रूल होता है। देखो सबसे पहले याद रखना, वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो या वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो, इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। आइदर दे कैन बी एरोमेटिक, आप एलिसाइक्लिक को हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जहां पे मतलब डबल बॉन्डेड अगर कॉन्जुगेशन आता है कहीं पर, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम 2 टाइप का हो सकता है, वो एरोमेटिक हो सकता है, वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है, या तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है। सो यूजुअली हम जो रूल फॉलो करते हैं, एरोमेटिक है या नहीं है, अब कौन सा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा, ये आने वाले तीसरे वीडियो में मैं बताऊंगा, इस सेकंड वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल हम ये समझते हैं एरोमेटिक है या नहीं है ये हम कैसे पहचानें, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट वेदर अ मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और नॉट। तो इसको पहचानने के लिए हम 2 रूल यूज करते हैं, पहला है हकल्स रूल और दूसरा है क्रेग्स रूल। नाउ हकल्स रूल क्या बात करता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक है, अगर वो साइक्लिक है, प्लेनार है, प्लेनार का मतलब उसके अंदर कार्बन या तो sp2 हाइब्रिड होने चाहिए या तो sp हाइब्रिड होने चाहिए, और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड सिस्टम अगर है, और अगर सिर्फ इतने से वो एरोमेटिक नहीं हो जाएगा, सिर्फ साइक्लिक होने से या सिर्फ प्लेनार होने से या सिर्फ कॉन्जुगेटेड होने से वो एरोमेटिक नहीं हो जाएगा। उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, आई होप आप पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो। जब भी आप कोई एरोमेटिक का, जब भी आप कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाते हो, जैसे मान लीजिए ये, इसको भी छोड़ दो, चलो मैं एक ऐसा एक सिस्टम बनाता हूँ जहाँ पे मेरे पास इस तरीके का ये सिस्टम है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, बस, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये साइक्लिक है, या चलो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं ये, ठीक है, ये इस तरीके का कंपाउंड, क्या ये साइक्लिक होगा? अब भाई वो साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, कैसे समझ में आ रहा है, देखो साइकिल कंप्लीटेड है। क्या वो प्लेनार है? हाँ, क्योंकि हर कार्बन जो यहाँ पर इन्वॉल्व है वो हर कार्बन sp2 हाइब्रिड है, 1 2 3 4 5 6, एवरी कार्बन इन्वॉल्व ओवर हियर इज sp2 हाइब्रिड, इसलिए वो प्लेनार। अब तुम सोचोगे सर आपने जो पहला स्ट्रक्चर बनाया वो क्यों आपने हटा दिया? देखो इसमें ये जो कार्बन हो जाता वो sp3 हो जाता, वही कार्बन sp2 का मतलब वो होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, और sp का मतलब होता है जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अगर कोई कार्बन सिर्फ मान लीजिए यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये कार्बन फिर क्या हो जाता, sp3 हो जाता, और sp3 कार्बन अगर कहीं रिंग में आ जाता है तो फिर वो प्लेनार रिंग नहीं रहती है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करके मैंने स्ट्रक्चर ऐसे लेके यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। ये आपका देखो, ये कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया है, इसने भी डबल बॉन्ड, इसने भी डबल, इसने भी डबल, हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, मतलब ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? हाँ भैया कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल का देखो कॉन्जुगेशन आपको प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्या सिर्फ कॉन्जुगेटेड होने से, प्लेनार होने से, साइक्लिक होने से वो एरोमेटिक हो जाएगा? जी नहीं। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में यहाँ बताया था। एरोमेटिक कंपाउंड ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था वो कंपाउंड जिनमें से स्मेल आती है। अब भाई स्मेल तो बहुत सारे कंपाउंड में से आती है, जस्ट बिकॉज उनमें से अच्छा स्मेल एरोमा आता है, एरोमा आपने वर्ड सुना होगा, जस्ट बिकॉज एरोमा आता है आप उसे एरोमेटिक नहीं कर सकते। मॉडर्न टर्म्स में एरोमेटिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने के जो क्राइटेरिया है वो इलेक्ट्रॉनिक, स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। भाई उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। हम पुराने जमाने पे नहीं जाते आपने देखा होगा जब हम एसिड बेस का क्लासिफिकेशन करते थे पहले जमाने में, तो वो खट्टा है या वो क्या है, बिटर है या सॉर है, उस पर हम एसिड बेस क्लासीफाई करते हैं। पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, H+OH- आयन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्लास। सिमिलरली आपको अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो पहले एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ स्मेल से होता था, बट सिर्फ स्मेल होना एरोमेटिसिटी की का क्राइटेरिया नहीं है। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसके अंदर 4n+2 के बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। अब ये क्या बला है भैया, इसी को हक्कल रूल कहते हैं। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, थोड़ा पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो जो भी डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड होता है ना उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, क्योंकि एक कोई भी बॉन्ड हो, सिग्मा हो या पाई हो, सिंगल बॉन्ड मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2। तो ऐसे हमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूँ तो कितने निकल के आते हैं? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं।
6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या वो इस रूल में फिट हो रहे हैं क्या? अब एक काम करते हैं, कैसे पता चलेगा? तो n का वैल्यूज यहाँ अलग अलग डाल के देखो, n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4 डाल के देखो। तो जब हम n का वैल्यू 0 डालते हैं, n का वैल्यू 0 डाला तो 2, मतलब अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो भी एरोमेटिक होगा। n का वैल्यू 1 डालो तो आंसर आता है 6। अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सिस्टम आप जो देख रहे हो ये भैया ये कुछ नहीं है, ये बेंजीन रिंग को ही मैंने सिर्फ मॉडिफाई कर दिया है। ये भी 6 कार्बन की है, ये भी 6 कार्बन का है, सिर्फ उसको थोड़ा मॉडिफाई करके स्ट्रक्चर बनाया हुआ, उसमें और कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो भी वो क्या हो जाएगा? तो भी वो एरोमेटिक हो जाएगा। n का वैल्यू 2 डाल के देखो, n का वैल्यू 2 डालोगे तो 2, 6, 10, 14, 18, देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। ये एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना। तो अगर आपके पास 2, 6, 10, 14, 18 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसको हम हक्कल रूल कहते हैं। सी मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड्स में आप ये हक्कल रूल अप्लाई कर सकते हो। जितने भी कंपाउंड आप मोस्टली पढ़ोगे, हम आने वाले टाइम में अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे। मैं आपसे कम से कम 20-25 मॉलिक्यूल्स आपके साथ करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा देखो कैसे हक्कल रूल अप्लाई हो रहा है, कैसे वो एरोमेटिक है या वो एरोमेटिक नहीं है। मैंने एक और चीज आपको यहाँ बता दी है, जरूरी नहीं है अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो क्या होगा। अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो या तो वो नॉन एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैन बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अगर डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनार है, तो हो सकता है वो प्लेनार को तो हटा दो, साइक्लिक है और कॉन्जुगेशन है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो हक्कल रूल हमें सिर्फ किसके बारे में बताता है? एरोमेटिसिटी के बारे में बताता है, क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। हक्कल रूल से आप ये प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हमें रूल कौन सा फॉलो करना है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का। नॉन एरोमेटिक के लिए होगा एक अलग से रूल, एंटी एरोमेटिक के लिए अलग से क्राइटेरिया। हमें कैसे पता चलेगा कोई गिवन मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? तो अलग सबसे पहले हक्कल रूल लगा के देखो। अगर उस रूल से आंसर नहीं आ रहा है फिर नॉन एरोमेटिक का एक रूल लगा के देखो। अगर उससे आंसर नहीं आ रहा है फिर आप एंटी एरोमेटिक को समझने की कोशिश करो। हम तीनों को समझने के लिए क्राइटेरिया यूज करेंगे, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अब ये आपको समझ में आया हक्कल रूल क्या होता है, ये वैल्यूज याद रख लेना, ये मोर इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं क्रेग्स रूल की। सी देखो क्रेग्स रूल एक तरीके से आप कह सकते हो एडवांस वर्जन है। अब जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पता है यार इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कभी कभी आप सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के भी प्रोडिक्ट कर सकते हो क्या वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो ये जो क्रेग्स रूल है यूजुअली हम यूज करते हैं उन कंपाउंड्स के लिए जो पॉलीसाइक्लिक हैं। दे शुड बी पॉलीसाइक्लिक प्लस नॉन बेंजेनॉइड, बस ये याद रखना। देखो हक्कल रूल है ना सब पे एप्लीकेबल है, वो पॉलीसाइक्लिक है, नॉन पॉलीसाइक्लिक है, बेंजेनॉइड है, नॉन बेंजेनॉइड है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रेग्स रूल को जब आप लगाते हो तो स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ सिलेक्टिव हो जाता है, थोड़ा एडवांस वर्जन है। ये पॉलीसाइक्लिक यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें मल्टीपल साइकिल होगी, देखो यहाँ 2 साइकिल है, यहाँ भी 2 साइकिल है, यहाँ भी 2 साइकिल है, पॉलीसाइक्लिक। नॉन बेंजेनॉइड मतलब जहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं होगी, नो बेंजीन रिंग। आपको बेंजीन रिंग नहीं दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ आपको बेंजीन रिंग दिख रही है क्या? नहीं। यहाँ दिख रही है क्या? नहीं। यहाँ दिख रही है क्या? नहीं। तो अगर नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड आपको कहीं दिखाई देता तो सबसे पहले क्रेग्स रूल लगा दो। अब क्रेग्स रूल क्या कहता है? देखो भैया आप कभी भी किसी मॉलिक्यूल को पकड़ो और उसमें कोशिश करो C2 एक्सेस को देखने की। अब ये C2 एक्सेस क्या होती है? इसको हम रोटेशनल एक्सेस कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज रोटेशनल एक्सेस। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जैसे अगर मान लीजिए कल को मैं कहता हूँ मेरे पास ऐसा एक मॉलिक्यूल है, वैसे तो मैं बेंजीन बना रहा हूँ, अगर इस मॉलिक्यूल को इस एक्सेस के अक्रॉस घुमाया जाए, जैसे इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 और इस कार्बन को कार्बन नंबर 2 रखते हैं, अगर पहली बार घुमाओगे इसको 180 डिग्री का रोटेशन दोगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड ऐसा मिलेगा, ये C2 वहां चला जाएगा और ये C1 यहाँ आ जाएगा। ये फर्स्ट रोटेशन है, दिस इज फर्स्ट रोटेशन। अच्छा दोबारा इसको घुमा दो जरा, जब इसको दोबारा आप घुमाओगे तो वही मॉलिक्यूल दोबारा वापस से रिपीट हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे दोबारा घुमाओगे तो C2 यहाँ चला जाएगा, C1 यहाँ चला जाएगा। अब क्या समझ में? देखो ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, लेकिन फर्क है। यहाँ कार्बन 1 यहाँ था, यहाँ कार्बन 1 यहाँ चला गया। तो 2 रोटेशन के बाद
पहला रोटेशन करोगे तो बीच में एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जो इसके जैसा होगा लेकिन वो नहीं होगा। इट मे बी इक्विवेलेंट बट वो आइडेंटिकल नहीं है। इट्स एन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इट्स नॉट एन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। जब दूसरी बार सेकंड टाइम रोटेशन देते हो, कितना रोटेशन दे रहे हो, फिर से 180, तो सेम स्ट्रक्चर रीअपियर हो जाता है। मतलब मैं जब उसे घुमाऊंगा ना तो घुमाते समय मेरा स्ट्रक्चर बदल रहा है, मुझे पता है, लेकिन वो हूबहू वैसा ही दिख रहा है, एक्सेस कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो हम उसको कहते हैं ऐसी एक्सेस ऑफ रोटेशन जिसमें 2 बार घुमाने पे अगर वो, और इसका बेहतरीन तरीका बता भाई, C2 एक्सेस को पहचानने का बेहतरीन तरीका क्या है, इस एक्सेस के अक्रॉस इस तरफ और इस तरफ अगर सेम स्ट्रक्चर है मतलब ये एक्सेस C2 एक्सेस है। सिंपल तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं कल को एक अल्फाबेट लिखता हूँ H, अभी आपने अल्फाबेट देखा होगा H, क्या इसमें C2 एक्सेस है? या एक अल्फाबेट लिख देता हूँ B, क्या इसमें C2 एक्सेस प्रेजेंट है? कैसे पहचान सकते? देखो, अगर मैं यहां से एक एक्सेस को गुजारूं, इसके ये साइड और इसके ये साइड सिमिलर मिरर इमेजेस है एक दूसरे के, या अगर मैं यहां से एक एक्सेस को निकालूं, इसके ऊपर और इसके नीचे भी मिरर इमेज है, तो ये भी C2 एक्सेस है और ये भी C2 एक्सेस है। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, एक और तरीका B में देखो, अगर एक एक्सेस को मैं यहां से गुजारूं, क्या ये C2 एक्सेस कहलाएगी? नहीं, क्योंकि ये मिरर इमेजेस नहीं बन रहे हैं, तो ये C2 एक्सेस नहीं होगी। लेकिन अगर एक एक्सेस को मैं यहां से गुजारूं इस तरीके से, क्या ये B लेटर में C2 एक्सेस है? इसके ऊपर और इसके नीचे सिमिलर इमेज बन रही हैं, ये C2 एक्सेस कहलाएगी। तो पहचानने का सिंपल तरीका, ट्रिक क्या याद रखोगे? अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसी एक्सेस को पास करो जिसके ऊपर और जिसके नीचे मॉलिक्यूल इक्वली डिवाइड हो जाए, तो वो C2 एक्सेस कहलाएगी। अगर उस मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस है, अगर है, तो ही आप क्रेग्स रूल को लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। तो क्रेग्स रूल को लगाने का पहला क्राइटेरिया, वो पॉलीसाइक्लिक होना चाहिए, वो नॉन बेंजेनॉइड होना चाहिए, दूसरी उसमें C2 एक्सेस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये हाईलाइट कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये C2 एक्सेस इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर C2 एक्सेस है तो पहले C2 एक्सेस पहचानना सीखो। देखो, क्या इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस बन सकती है? आराम से बन सकती है। इस कार्बन और इस कार्बन से अगर एक लाइन गुजारी जाए तो ऊपर देखो 1 2, तो नीचे 1 2, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मिरर इमेजेस बन रही है, मतलब C2 एक्सेस है। इस मॉलिक्यूल में ये साइड में और ये साइड में देखो तो C2 एक्सेस प्रेजेंट है। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करो, यहाँ देखो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देखो तो भी C2 एक्सेस बन रही है। आप C2 एक्सेस कैसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं हमेशा C2 एक्सेस एक ही होगी, एक से ज्यादा भी C2 एक्सेस हो सकती है। जैसे हमने अल्फाबेट H में देखा, ये भी C2 एक्सेस है और ये भी C2 एक्सेस है। C2 क्या होती है, क्यों हम उसको C लिखते हैं? भैया ये आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ग्रुप थियोरी, जिसको हम सिमेट्री कहते हैं। ये BSc MSc में पढ़ाया जाता है, स्पेसिफिकली हायर लेवल का ये टॉपिक है। ज़्यादातर इसको BSc में स्टार्ट करते हैं और MSc में इसका एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है, ये सब वहाँ पे आता है। तो मैं इसके कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे बना रखे हैं, आप प्लीज़ C2 एक्सेस से रिलेटेड उन वीडियोज़ को देख लेना। प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पे 1-2 वीडियो बनाए हैं, आप उनमें देख लेना, उनमें काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। तो आई होप आपको ये लॉजिक यहाँ तक समझ में आया। अब हमें पहचानना क्या है, अगर C2 एक्सेस प्रेजेंट है उसके बाद आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो। जैसे यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करो। यहाँ पे कितने, उसको हम n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे होता है ये डबल बॉन्ड का काउंट, डबल बॉन्ड काउंट करो। अब अगर आपने डबल बॉन्ड काउंट कर लिए तो जितने भी डबल बॉन्ड हैं उनमें से n-1 करके देखो। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड -1 का आंसर ऑड आता है तो वो नॉन एरोमेटिक है, अगर इवन आता है तो वो एरोमेटिक। देखो, इसीलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, क्रेग्स रूल थोड़ा एडवांस लेवल का है, काफी स्पेसिफिक है, हर मॉलिक्यूल पे आप इसे नहीं लगा सकते। आप सबसे पहले तो वो पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड होना चाहिए और C2, ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तो आप ये रूल लगाओगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करोगे, उसमें से -1 करोगे। -1 करने के बाद अगर ऑड आया तो नॉन एरोमेटिक, अगर इवन आया तो एरोमेटिक। आई होप समझ में। जैसे अब इस एग्जांपल एजुलिन को ले लेते हैं। अब ये याद रखना, जितने भी बच्चे हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, ये रट्टा मार लो चाहिए। तो एजुलिन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखो, ये 2 रिंग्स फ्यूज्ड हैं, नॉन बेंजोनॉइड है, सारे के सारे कार्बन जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, मतलब वो प्लेनार है, पॉलीसाइक्लिक। अब C2 एक्सेस भी प्रेजेंट है, n का वैल्यू 5 आता है, n-1 करोगे 4 आता है, 4 इज एन इवन नंबर, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा हमारे पास होता है पेंटालिन। अब अगर आप पेंटालिन की बात करो, यहाँ पे आपके पास 2 रिंग्स हैं, 2 पेंटेन रिंग्स हैं जो एक दूसरे में फ्यूज हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो
C2 एक्सेस प्रेजेंट है, ये मेरी C2 एक्सेस है क्योंकि इसके अक्रॉस मिरर इमेज बन। आप C2 एक्सेस ऐसे भी बना सकते थे, चाहिए तो ऊपर नीचे बन सकती थी, मैंने ऐसे बनाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 4, n-1 करो 3 आता है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर निकलते हैं। सिमिलरली अगर आप देखो हेप्टालीन, अगर हेप्टालीन में देखो हेप्टेन जैसे हम बोलते हैं ना, हेप्टेन के 2 फ्यूज रिंग एक दूसरे में, अल्कीन है वो, तो आप हेप्टेन नहीं कह सकते, रिंग फ्यूज हो चुकी है एक दूसरे में। अगर आप देखो तो इस कार्बन को और इस कार्बन से अगर एक एक्सेस गुजारूं तो ऊपर, और आप चाहो तो ऐसे भी गुजार सकते थे भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो तो ऐसे ऐसे मैंने गुजारी हुई है C2 एक्सेस, मिरर इमेजेस हैं। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3 और 3 6, 6 माइनस 1 कर दो 5 आता है, 5 इज एन ऑड नंबर, इट विल बी अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। रूल याद रखना, सिंपल सा रूल क्या है, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड पहले क्राइटेरिया, फिर C2 एक्सेस देखना है, उसके बाद में टोटल बॉन्ड काउंट करके -1 कर दो, ऑड आता है या इवन आता है, मैंने लिख दिया। आपको ये पूरा चीज चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख के रखो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे आपको ये मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम से चाहिए तो केमिस्ट्री अनटोल्ड का जो हैंडल है इंस्टाग्राम, वहां से सेव कर सकते हैं। आई होप हकल्स रूल समझ में आया, आई होप आपको क्रेग्स रूल समझ में आया। अब अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो जैसे मैंने आपसे एक चीज कही कि जब आप बात करते हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, व्हेन यू स्पीक अबाउट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो होता है जहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। ये एरोमेटिक हो सकता है, ये हो सकता है नॉन एरोमेटिक हो, और ये हो सकता है एंटी एरोमेटिक। अब ये 3 चीजें हम देखो भैया, एरोमेटिक मतलब इस तरीके से होगा, डबल कॉन्जुगेटेड मैंने कह दिया मतलब सिंगल डबल बॉन्ड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड होगा। बट जस्ट बिकॉज वो सिंगल डबल बॉन्ड है इसका मतलब वो एरोमेटिक है नहीं होता, ये गलत फहमी है। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और उससे अगले वीडियो में फिर हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे जहां पे हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को लेंगे, डिस्कस करेंगे, पहचानेंगे एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, एंड उसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, क्वेश्चंस बड़े लिमिटेड आते हैं, बट इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप बड़े आसानी से इसको स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।